आजकल की शादियां ज़्यादा टिक नहीं पाती। डिवोर्स रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिश्तों में अगर एक तरफा डोमिनेटिंग होने लगता है तो रिश्ता टूटने लगता है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी ही फिल्म की कहानी जिसका नाम मिसेस है। 2025 में रिलीज़ हुई है। कहानी एक महिला के शादी के बाद घटित घटनाओं को दर्शाती है। और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रीचा नाम की लड़की को, जो डांस करने का शौक रखती है। उसको लड़के वाले देखने आने वाले थे। लड़के वाले आते हैं और रीचा की शादी तय हो जाती है दिवाकर नाम के लड़के से, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। घर में उसके मम्मी और उसके पापा हैं। रीचा दिवाकर से कुछ अकेले में बात करती है। उसे दिवाकर की बातें अच्छी लगती है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी हो जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋचा दिवाकर के घर पर जाती है और उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। ऋचा और दिवाकर बात करते हैं और रोमांस करके सो जाते हैं। सुबह ऋचा जल्दी उठकर किचन की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है कि उसकी सासू माँ खाना बना रही थी। वह सिलबट्टे से चटनी पीस रही थी। ऋचा कहती है कि क्या हमारे घर में मिक्सर नहीं है, तो उसकी माँ कहती है कि आपके ससुर को सिलबट्टे की ही चटनी पसंद है। ऋचा चाय बनाने में लग जाती है। दिवाकर आता है तो ऋचा उसको चाय देती है। दिवाकर आधी चाय प्लेट में ऋचा को दे देता है और दोनों चाय पीते हैं। चाय पीते हुए दोनों एक दूसरे को मुस्कान भरी नज़रों से देखते हैं। और यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि शाम को ऋचा की सासू माँ बर्तन धो रही थी। ऋचा जाकर कहती है कि रहने दीजिए माँ जी, सुबह काम वाली आएगी तो वह धो देगी। माँ कहती हैं कि मैं बासी बर्तन नहीं रखती, रात को धोना ही अच्छा रहता है, घर में बरकत आती है। ऋचा के बार बार कहने पर माँ जी कहती हैं कि आज रहने दो, कल से सारे काम तुम संभाल लेना। आगे हम देखते हैं कि दिवाकर ऋचा के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। ऋचा मना करती है और कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर दिवाकर डोमिनेट पर्सनालिटी का था, तो होता वही है जो दिवाकर चाहता है। यहाँ ऋचा को बुरा लगता है। वह मन ही मन सोचती है कि मना तो किया था, फिर भी दिवाकर नहीं माना। और यही सोचते सोचते ऋचा सो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सासू माँ की आदत थी जल्दी उठने की। सासू माँ उठती हैं, अपने पति के लिए गर्म पानी देती हैं और उनके कपड़े प्रेस करने में लग जाती हैं। ऋचा भी उठती है और उनके साथ किचन में लग जाती है। दिवाकर सुबह टेनिस खेलने जाया करता था। वापस आता है तो वह ऋचा को आवाज़ देता है कि कबाड़ में से मेरे कपड़े निकाल दो। ऋचा किचन का काम छोड़कर कपड़े निकालने चली जाती है। दिवाकर कहता है कि कपड़े निकालने के बाद मेरे मोजे को भी थोड़ा प्रेस कर दो। दिवाकर चाहता तो वह खुद भी कपड़े निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पर उसकी डोमिनेट करने की आदत थी, वह नहीं जाती है। दिवाकर और उसके पिता खाना खाने बैठते हैं। ऋचा उनको रोटी देने जाती है तो रोटी वह गलती से बाएं हाथ से दे देती है। पिताजी कहते हैं कि रोटी बाएं हाथ से नहीं देते बेटा, दाएं हाथ से देनी चाहिए। बाएं हाथ से तो भिखारी को खाना भी नहीं देते। यह बात ऋचा को अजीब लगती है। फिर ऋचा माँ को कहती है कि आप भी बैठ जाओ माताजी खाना खाने के लिए। पर पिताजी कहते हैं कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। खाना खाने के बाद ऋचा दिवाकर के लिए चाय बनाती है और आज दिवाकर चाय ऋचा के साथ बिना शेयर किए ही चला जाता है। ऋचा को यह बुरा लगता है। पिताजी और दिवाकर क्लिनिक की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों महिलाएं खाना खाने बैठ जाती हैं। दोनों खाना खाती हैं। इतने में ऋचा की एक दोस्त जो कि डांसर थी, उसका नाम बबल रहता है, उसको फ़ोन कर देती है। ऋचा उनसे बात करने में लग जाती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम भी आया करो डांस के लिए। पर ऋचा कैसे जाती, उसके पास तो समय ही नहीं बचता। वह घर के काम में बिजी जो रहने लगी थी। दिवाकर की बहन रहती है जो विदेश में अपने पति के साथ रहती है। माँ उससे वीडियो कॉल में बात कर रही थी। वह शादी में नहीं आई रहती हैं क्योंकि वह पेट से थी। वह अपनी माँ को कहती है कि आप आ जाइए मुझे संभालने के लिए। तो ऋचा की माँ कहती है कि मैं यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा। माँ जी को और परिवार के सभी लोगों को यह राय सही लगती है। माँ की जाने की तैयारी होने लगती है। अब घर के सामान जैसे कि अचार पापड़ यह सब बनने लगते हैं। ऋचा की आदत थी, बनाते वक्त वह बीच बीच में कुछ खाया करती थी। वह खाती भी रहती थी और बनाती भी रहती थी।
और यहाँ पर वह सीखती भी है कि कैसे उसकी सासू माँ ये सब चीज़ें बना रही हैं। माँ जी सारी तैयारी कर लेती हैं और चली जाती हैं। घर की सारी जिम्मेदारी ऋचा पर छोड़ जाती हैं। ऋचा सुबह जल्दी उठती है और पिताजी के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय हाथ में लेकर पिताजी कहते हैं कि वह सुबह सुबह चाय नहीं पीते, अजवाइन और गर्म पानी पीते हैं। ऋचा उनके लिए अजवाइन और गर्म पानी लेकर जाती है और फिर किचन में काम करने में लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋचा सील बट्टे पर चटनी पीस रही होती है, पर उसकी आंख में मिर्च का एक टुकड़ा चला जाता है। उसकी आंख से पानी गिरने लगता है, तो वह सारा चटनी का सामान उठाकर जल्दी जल्दी में मिक्सर में ही पीस लेती है। मिक्सर में चटनी पीसने की आवाज़ घर में सुनाई देती है। सब जान जाते हैं कि आज चटनी सीलबट्टे पर नहीं मिक्सर पर बनाई गई है। ऋचा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। दिवाकर रोटी देखकर कहता है कि सिर्फ रोटियां हैं, फुलके भी हैं तो उनको भी लेकर आओ। ऋचा तुरंत फुलके बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। पिताजी टोंट मारने की आवाज़ में कहते हैं कि आज चटनी सिलबट्टे पर नहीं बनी है, आजकल की लड़कियां मिक्सर का यूज़ करती हैं। सिलबट्टे पर मेहनत लगती है ना, कोई बात नहीं। दिवाकर नाश्ता कर कर क्लिनिक पर चला जाता है और पिताजी भी बाहर चले जाते हैं। ऋचा घर के सारे जूठे बर्तन मांजती है। उसके बाद वह काम करके थकी रहती है कि वह हेडफोन लगाकर अपने पुराने डांस का वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह इतना खो जाती है कि पिताजी बाहर से आकर अंदर आते हैं और उसको आवाज़ देते हैं, पर ऋचा ने हेडफोन लगा रखा था, इसकी वजह से वह सुन नहीं पाती। अचानक से उसकी नज़र जब पिताजी पर पड़ती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पिताजी बाहर दोबारा निकल चुके थे। बाहर जाते वक्त पिताजी दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हैं। ऋचा समझ जाती है कि वह हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी, इसकी वजह से पिताजी कुछ बोले और वह सुन नहीं पाती है। ऋचा सोच ही रही थी कि क्लिनिक से एक आदमी घर पर आता है और उनको मटन की एक थैली पकड़ा कर चला जाता है और कहता है कि दिवाकर सर को लंच में यही खाना है, तो जल्दी से बनाकर भेज दीजिए। लंच बनाने में ऋचा को देर हो जाती है। दिवाकर का लंच का टाइम हो गया था, पर लंच अभी तक घर से आया नहीं था क्योंकि वह बना ही नहीं था। काफ़ी देर के बाद खाना बनता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मटन बिरयानी जो कि ऋचा ने बनाया था वह पिताजी को परोसती है, पर पिताजी कहते हैं कि यह तो पुलाव है, आपने कुकर में पकाया है ना। दम पुख्त बिरयानी का मतलब होता है कि धीमी धीमी आंच में पकाना, और आपने इसे कुकर में पकाया है, तो यह बिरयानी नहीं हुई, यह पुलाव है। ऋचा को खाना बनाने में इतनी डिटेलिंग नहीं आती थी, उसने कभी इतना सीरियस होकर खाना नहीं बनाया था, तो उसको जैसे बन पड़ा उसने वैसे बना दिया। शाम को दिवाकर आता है तो कहता है कि इतना काम मैं करता हूँ तो क्या अच्छा लंच डिज़र्व नहीं करता? खाना आपने दोपहर को मुझे भेजा ही नहीं। ऋचा बताती है कि खाना बनाने में काफ़ी देर हो गई थी। दिवाकर कहता है कि अब डिनर मिलेगा कि मैं ऐसे ही सो जाऊं। दिवाकर नाराज़गी भरे में यह सारे शब्द बोलता है जो कि ऋचा को अच्छा नहीं लगता। दिन भर वह काम भी करती है और इन लोगों की दो बातें भी सुनती है। इधर पिताजी अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर बात करते हुए कहते हैं कि आपने अपने असिस्टेंट को यानी कि ऋचा को खाना बनाने नहीं सिखाया। तो उनकी पत्नी कहती है कि कुछ दिन संभाल लीजिए, मैं आऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह ऋचा फिर से बिरयानी बनाती है, बहुत मेहनत करती है। यूट्यूब से देख देख कर एक एक प्रक्रिया को फॉलो करके वह बनाती है। बिरयानी बनाकर जब पिताजी को वह परोसती है तो पिताजी चुपचाप से खाते हैं, उसको कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं। अगर कोई इतना मेहनत करके बनाया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए, पर यहाँ पर पिताजी कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप खाना खाकर उठकर चले जाते हैं। ऋचा सोचती है कि आज कैसा बना है मुझे पता नहीं चलेगा। दिवाकर भी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि सबको खाना देकर लंच को क्लिनिक पर भिजवा कर ऋचा खुद खाना खाने बैठ जाती है। शाम को दिवाकर आता है तो ऋचा कहती है कि सुबह की बिरयानी अभी तक बची है, चलो वही खा लेते हैं ना। दिवाकर कहता है नहीं, शाम को मैं हल्का खाना खाऊंगा, और ऋचा फिर से खाना बनाने में लग जाती है। वह अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि यहाँ पर तो उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं, वह पूरा काम दिन भर करती है, वो भी अकेले। किसी को भी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आता है। कुक रखने की बात
माँ से वह कहती है तो माँ मना कर देती है। वह कहती है कि अभी नई नई गई हो, अभी कुक रखने की बात मत करो। सारा काम करके ऋचा जब सोने जाती है तो वह थकी रहती है, लेकिन उसकी फीलिंग को कोई नहीं समझता है। दिवाकर भी उसके साथ रोमांस करने में लग जाता है। ऋचा को मन हो या ना हो, उससे दिवाकर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऋचा सुबह उठती है तो देखती है कि बेसिन का पाइप लीक हो रहा है। वह दिवाकर को मैसेज करके बताती है कि प्लम्बर को बुला दीजिए, बेसिन का पाइप लीक हो रहा है। अब ऋचा घर के काम से फ्री होकर अपनी दोस्त को वीडियो कॉल लगा देती है, जहां उसकी दोस्त एक डांस कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि तुम भी इस कंपटीशन को ज्वाइन कर लो। तो ऋचा मना कर देती है। उसकी दोस्त कहती है कि अगर डांस कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर सकती तो कम से कम उसका डांस देखने तो आ जाओ। यहाँ ऋचा देखती है कि उसकी दोस्त का पति उसके लिए चाय बना रहा होता है। यह देखकर ऋचा को अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। ऋचा जानती थी कि वह उसके डांस कंपटीशन में नहीं पहुंच पाएगी और उसकी दोस्त उसको बार बार कॉल करके ज़रूर बुलाएगी, इसलिए वह उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। यहाँ शाम को हम देखते हैं कि ऋचा दिवाकर से कहती है कि क्या हम काम वाली रख सकते हैं, मैं भी अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं भी अपना डांस फिर से शुरू करना चाहती हूँ। दिवाकर कहता है कि 60 से 70 मरीजों को देख कर आ रहा हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो। और डांस केवल टाइम पास है या उससे कमाई भी होती है? कि जवाब में ऋचा कहती है कि पहले काम शुरू करेंगे तब ना कमाई होगी, और आपने प्लम्बर को भी अभी तक नहीं बुलाया है। यहाँ ऋचा देखती है कि बेसिन के पाइप से लीकेज बढ़ता ही जा रहा था। रात को ऋचा बर्तन धो रही थी कि दिवाकर उसको बार बार फ़ोन करता है। वह उससे रोमांस करने के लिए घर में बुला रहा होता है। ऋचा उसकी बातों को टालते हुए बाहर सोफे में ही सो जाती है। सुबह उठती है तो वह दिवाकर से कहती है कि उसके पीरियड्स आए हुए हैं। दिवाकर कहता है कि तुम रसोई में मत जाओ, और दिवाकर जाकर बाहर से नाश्ता चाय वगैरह लेकर आता है। तभी हम देखते हैं कि एक काम वाली घर की सफाई करने के लिए आई होती है। तो ऋचा उनसे पूछती है कि दीदी, क्या कोई काम वाली मिल सकती है? वह लड़की बताती है कि आपके घर में कोई काम वाली टिकती ही नहीं है, जो भी आती है वो बहुत जल्दी काम छोड़कर चली जाती है। यानी कि इन लोगों का व्यवहार जो रहता है वह काम वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है। अब जब तक ऋचा के पीरियड्स रहते हैं तब तक यही काम वाली खाना बनाने वाली का भी काम करने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिवाकर और उसके पिताजी टेबल पर बैठकर कहते हैं कि कब वह ठीक होगी, फिर से गर्मा गर्म खाना बनाकर हमें देगी, क्योंकि जो काम वाली रहती है वह उनके हिसाब से खाना या नाश्ता नहीं बनाती है। दिवाकर और पापा जी की मजबूरी भी थी, इसलिए उसको झेल रहे थे और उसको कुछ बोल भी नहीं रहे थे। इधर ऋचा एक एकेडमी में डांस टीचर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। हम देखते हैं कि ऋचा के पीरियड्स खत्म हो चुके थे और वह दिवाकर और पापा जी को नाश्ता दे रही होती है। नाश्ता देते वक्त वह दिवाकर से कहती है कि क्या मैं एक डांस टीचर की जॉब कर सकती हूँ, मैं एक अच्छा डांस भी कर लेती हूँ, मैं भी काम करना चाहती हूँ। दिवाकर कहता है कि डांस तो तुम्हारी हॉबी है ना, हॉबी को कौन जॉब करता है, हॉबी को जॉब में कौन तब्दील करता है। पापा जी भी कहते हैं कि हमारे घर में यह जॉब सूट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर परिवार के हैं, बेहतर होगा कि तुम इस प्लान को ड्रॉप कर दो। यह सुनकर ऋचा का मुंह बन जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि एक टुन्नू भैया और पिन्नी भाभी, जो कि दिवाकर के रिश्तेदार रहते हैं, वह घर पर आ जाते हैं। वह आते ही कहते हैं कि शिकंजी बनाकर मुझे दे दो। दिवाकर कहता है कि मेरे लिए एक हॉट कॉफ़ी और पापा के लिए चाय भी बना दो। यहाँ पर ऋचा फिर से रसोई में लग जाती है। ऋचा रसोई में शिकंजी बना रही होती है कि हॉल में टुन्नू भैया बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। अब ऋचा शिकंजी लेकर जाती है। शिकंजी पीने के बाद टुन्नू भैया कहते हैं कि शिकंजी बनाना एक आर्ट है, नींबू पानी जैसा शिकंजी नहीं बनाया जाता है। अब बात आती है खाने की, तो ऋचा कहती है कि खाना बन चुका है। इस पर टुन्नू भैया कहते हैं कि रहने दो, आज मैं अपने हाथ का मटन इन लोगों को खिलाऊंगा। और टुन्नू भैया रसोई में जाकर मटन बनाना शुरू करते हैं। सब लोग टुन्नू भैया के हाथ का मटन खाते हैं और इधर ऋचा देखती है कि किचन की हालत कूड़ादान जैसी हो गई है।
ऋचा किचन को साफ करती है। ऋचा सोने जा रही होती है कि फिर से शिकंजी की फरमाइश आ जाती है। 3 शिकंजी बनाकर उन लोगों को ऋचा फिर से देती है और सो जाती है। सुबह ऋचा उठती है तो सबको नाश्ता बनाकर देती है और जल्दी जल्दी तैयार। अब वह डांस इंटरव्यू के लिए जा ही रही होती है कि उसका सामना पापा जी से हो जाता है। पापा जी उसको मना कर देते हैं। ऋचा पापा जी को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर पापा जी जैसे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और इस पर ऋचा का मूड खराब हो जाता है। ऋचा के देखे हुए सपने टूट जाते हैं। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हम देखते हैं कि ऋचा और दिवाकर ऋचा के दोस्त के यहाँ डिनर करने गए हुए होते हैं, जो कि ऋचा के दोस्त ने ही ऑर्गेनाइज किया होता है। यहाँ ऋचा और दिवाकर वाइन पीते हैं। खाना खाकर दिवाकर उठते हुए अपनी जूठी प्लेट उठाने लगता है, तो ऋचा हंसकर कहती है कि यहाँ पर तो आप अपने प्लेट उठा रहे हो, घर पर तो आप एक सुई भी नहीं उठाते। इसके जवाब में दिवाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? मैं भी क्लिनिक में अकेला ही काम करता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करने क्लिनिक में आओगी? इसके जवाब में ऋचा कहती है कि क्या तुम मुझे काम पर जाने दोगे बाहर? तुम्हें एक फ्री की नौकरानी जो मिल गई है। ऋचा यह सब बात शराब के नशे में कह रही थी। दिवाकर गुस्से से वहां से चला जाता है। घर जाकर दिवाकर मुंह फुलाकर लेटा हुआ रहता है। ऋचा उसको सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने ऐसा मजाक में कहा था। ऋचा कहती है कि पति पत्नी को लड़ाई करके नहीं सोना चाहिए। यह बात दिवाकर को समझ में आ जाती है और दिवाकर उसे माफ़ कर देता है और फिर वह रोमांस में लग जाता है। ऋचा को बुरा लगता है, फिर भी वह नहीं मानता है। अब हम सुबह देखते हैं कि दिवाकर ने बेसिन में जो पाइप लीक हो रहा था उसके लिए अभी तक प्लम्बर को नहीं बुलाया था। ऋचा फिर से दिवाकर को कहती है कि प्लम्बर को बुला लीजिए, पानी और लीक हो रहा है। यहाँ पर दिवाकर टाल मटोल करने में लग जाता है और ऋचा के साथ मस्ती भरे अंदाज में उसके हाथ को पकड़कर रूम में ले जाने लगता है। ऋचा मना करती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम सिर्फ यही सब करने में लगे रहते हो। इसका जवाब में दिवाकर कहता है कि हम शादीशुदा हैं। अगर हम अब बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऋचा कहती है कि एक औरत की पर्सनल इच्छाएं भी होती हैं और तुम सीधा शुरू हो जाते हो। दिवाकर झल्ला कर कहता है कि तुम्हारे शरीर से किचन की बू आती है, तुम्हारी शक्ल भी देखने लायक नहीं है और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक हो जाऊं। इतना कहकर दिवाकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी एक कॉन्फ्रेंस रहती है ऑफिस में। अब हम देखते हैं कि दिवाकर की बुआ घर पर आई हुई होती हैं। बुआ किचन में जाती हैं तो टोंट मारते हुए कहती हैं कि यह पाइप से पानी अभी तक गिर रहा है और तुम लोग इसे बनवा नहीं सकते, जैसे कि सारी गलती ऋचा की ही हो। ऋचा और बुआ जी करवा चौथ का व्रत रखते हैं और हम देखते हैं कि टेबल पर खाना खाते वक्त पापा जी करवा चौथ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि करवा चौथ वैज्ञानिक नज़रिए से भी सही है। अगर यह परंपरा किसी ने बनाई होगी तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। बुआ जी पापा जी की बातों में हाँ मिला रही होती हैं और हम देखते हैं कि करवा चौथ व्रत की वजह से बुआ जी को चक्कर आ रहे थे, पर वह दवाई खाने से मना कर देती हैं। ऋचा उनको समझाती हैं और कहती हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो व्रत रख के क्या फ़ायदा, आप दवा खा लीजिए। बुआ जी मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं इतनी उम्र में भी व्रत रख लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और तुम जैसी औरतें अभी से ही नाटक करना शुरू कर देती हो। यह बात ऋचा को बुरा लगता है, पर वह कुछ बोलती नहीं है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बुआ जी ऋचा का डांस का वीडियो पापा जी को दिखा रही होती हैं। यह सब देखकर दिवाकर ऋचा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट क्यों नहीं है? ऋचा कहती है कि अगर प्राइवेट अकाउंट रखूँगी तो मैं अपने हुनर को कैसे दूसरों तक पहुंचा पाऊंगी। दिवाकर चिल्लाकर कहता है कि जल्द से जल्द सारे वीडियो डिलीट कर दो। ऋचा कहती है कि मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करने वाली। दिवाकर गुस्से में वहां से चला जाता है और अब दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। ऋचा का पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका था। उसका धैर्य जो है वो जवाब दे चुका था। करवा चौथ का दिन ऋचा का रो कर गुजरता है। फिर भी ऋचा और दिवाकर करवा चौथ की पूरी फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। कोई फीलिंग्स नहीं रहती है इन दोनों में, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अब हम देखते हैं कि पापा जी का बर्थडे का दिन रहता है और ऋचा किचन में सिर्फ सबकी फरमाइश पूरी कर रही होती है।
पापा जी और दिवाकर के दोस्त घर पर आए हुए रहते हैं। टुन्नू भैया भी वहीं पर गाने पर थिरक रहे होते हैं। टुन्नू भैया कथक करना शुरू करते हैं और पापा जी को कहते हैं कि यह देखो तुम्हारी बहू का डांस स्टेप। यह सुनकर दिवाकर अंदर ही अंदर जल जाता है और ऋचा के पास जाकर कहता है कि तुमने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं की, मेरी बेइज्जती कराने में लगी हुई हो। ऋचा कुछ जवाब नहीं देती है। तभी दिवाकर कहता है कि 10 ग्लास शिकंजी बनाकर जल्दी से बाहर ला कर दो। इधर बेसिन से पानी ज़्यादा गिरने लगता है। पहले दिन भर में एक ही बाल्टी पानी बेसिन से गिरता था, अब 2 बाल्टी गिरने लगता है। दिवाकर की झल्लाहट ऋचा के कानों में गूंज रही थी। उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। अब वह बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। अब पानी सर से ऊपर हो रहा था। ऋचा का पारा हाई हो जाता है और वह गंदे पानी की बाल्टी को पानी निकाल कर गिलास में भर कर बाहर लेकर चली जाती है और कहती है कि यह लो शिकंजी, सब लोग पी लो। यह देखकर दिवाकर ऋचा का हाथ पकड़कर किचन के अंदर ले जाता है। वहाँ हाथ छुड़ाकर ऋचा गंदे पानी से भरी बाल्टी को, जो कि बची हुई रहती है बाल्टी में, उठाकर दिवाकर के मुंह पर फेंक देती है। दिवाकर और पापा जी सन्न हो जाते हैं और ऋचा वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ चल देती है। इधर हम देखते हैं कि ऋचा के माँ बाप ऋचा को समझाने में लगे हुए रहते हैं। कहते हैं कि चलो हम माफ़ी मांग लेते हैं तुम्हारी तरफ से, लेकिन इन सब बातों की वजह से तुम अपने घर को मत छोड़ो। इतने में ऋचा का भाई वहाँ पर आ जाता है और वह पानी मांगता है। ऋचा के माँ बाप ऋचा को उसके बेटे के लिए पानी लाने के लिए कहते हैं। ऋचा अपने माँ बाप को चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप ही लोग लड़कों का मन बढ़ा कर रखते हो, आपने ही लड़कों का मन बढ़ाया है। उसकी हाथ नहीं है क्या, वो पानी नहीं ले सकता? ऋचा कहती है कि जो इज्जत बेटों को मिलती है वह इज्जत बेटियों को क्यों नहीं मिलती है इस समाज में। हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ लड़कों की ही चलती है। इतना कहकर ऋचा ऊपर के कमरे में चली जाती है। कुछ महीने बीत जाता है और हम देखते हैं कि दिवाकर दूसरी शादी कर चुका होता है। उसकी दूसरी पत्नी भी वही सब काम कर रही होती है जो ऋचा कर रही थी। वह अब ऋचा की जगह ले चुकी थी। दिवाकर और उनके पापा को एक नई नौकरानी मिल चुकी रहती है। इधर हमें ऋचा को दिखाया जाता है जो अब डांस टीचर बन चुकी है। वह खुद के लिए जीना शुरू कर चुकी रहती है। उसके सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे होते हैं। इसी दृश्य के साथ यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि ज़्यादातर घरों में हम ऐसे समाज का निर्माण कर चुके हैं जो कि ऋचा के साथ इस तरह से पेश आते हैं। ऋचा जैसी लड़की ही समाज को बदलने की कोशिश कर रही हैं। यह फिल्म हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर देने के लिए बताती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और फिल्मों की कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।